तो माघ मास में कल्पवास करने के बाद संस्कृत एवं संस्कृति कक्षा जो हमने पिछले 2 सप्ताह से रोक रखी थी, अभी पुनः आरंभ करी है। ये बच्चे हैं पिछले कई वर्षों से संस्कृत और संस्कृति कक्षा में आ रहे हैं। तो बच्चों ने आज मुझसे एक प्रश्न किया। बच्चों अपना प्रश्न बताओ। तो बेटा ये बात समझो कि मैं गया था संगम। संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में। संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदी मिलती हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि गंगा और यमुना अब हैं और सरस्वती नहीं है। सरस्वती नदी सूख चुकी है, क्योंकि सरस्वती नदी जो थी वो बहुत ही मतलब पवित्र नदी थी। उसमें नहाने से बीमारियां तक ठीक हो जाती थी, और वो नदी अब नहीं है, वो कहीं गायब है। किसी को नहीं पता वो नदी कहाँ है ना। तो मैं वहाँ पर था संगम पर। संगम के पास कल्पवास करने की परंपरा है। हमारे जो जितने भी भारतीय संस्कृति है, इसमें लोग संगम पे कुटिया लेते हैं और ज़मीन पर सोते हैं, घास बिछाते नीचे, फिर उस पे ही सोएंगे, है ना। और सादा खाना खाएंगे, बिना मसाले का, उबली हुई सब्जियां, सादा रोटी, बिना घी की रोटी, है ना। और सारा सिंपल रूटीन बनाते हैं हम लोग। पूजा करते हैं डेली गंगा जी में। इस टाइम अगर तुम दोपहर को 11 बजे या 12 बजे नहाने जाओगे तो पता है पानी कैसा होता है संगम का? जैसे पानी में बहुत सारी आइस डाल दियो। आधे पानी में आइस डाल देंगे तो कितना ठंडा होगा? बहुत ठंडा। उससे नहाना होता है डेली। और 11 बजे यह हाल होता है। और जितने भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग कल्पवास करते हैं, जो खास करके महिलाएं और जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो सुबह 4 बजे नहाते हैं उसमें। सुबह 4 बजे कोहरा पड़ रहा है, चारों ओर वो उसमें नहाते हैं। तो ऐसा होता है कल्पवास। और उसमें वो लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, ये माघ महीना चल रहा है इस वक्त। माघ महीना वेदों में तप मास कहा गया है। ये तप मास है। और तप का मतलब क्या होता है? आप लोगों को इतना तो पता होगा, तप ऐसे करते हैं। तप मास का कार्य है कि इसमें तपाया जाता है। मतलब आपको ठंडी लगेगी तो बिना आग से तपे आपकी ठंडी भी नहीं जाएगी। और तप करने का बड़ा लाभ है। तो जितने भी ऋषि मुनि होते थे, जितने भी साधु आज भी वो तप करते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजों में बैठेंगे, वो पानी में बैठ के तप करेंगे और ऐसा करेंगे जो साधारण आदमी नहीं कर सकता। हठ योग कहते हैं इसे, वो भी करते हैं। तो मैं वहीं पर कल्पवास कर रहा था, क्योंकि हम भी तो अब ऐसी लाइफ जीने लगे हैं कि हम लोग हर वक्त घर में दीवारें हैं, एसी है, कूलर है, हम कहाँ इतनी सादा लाइफ जीते हैं। तो कल्पवास ये होता है, वहाँ पर सिर्फ अध्यात्म के लिए जाते हैं और अध्ययन के लिए जाते हैं और तप करने के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न आप बच्चों से है। ये बताओ कि आप ये संस्कृति क्लास में 1-2 साल से आ रहे हो कक्षा में, क्यों आ रहे हो? क्या होगा संस्कृत सीखने से आपको? कहाँ कौन बोलता है संस्कृत? आपने किसको बोलते हुए देखा है संस्कृत? आज दैनिक जीवन में आपने किसी को संस्कृत बोलते देखा है? किसी को तो देखा होगा। कोई तो घर में आके संस्कृत बोलता है आपके? अरे पंडित जी नहीं आते हैं? पंडित जी घर में आते हैं, गणान्नान्त्वा गणपति गुंगवा महे बोलते हैं ना संस्कृत में, हैं? स्वस्तिवाचन बोलते हैं। सुना दो एक बार स्वस्तिवाचन, किस किसको याद है? अब ये बताओ, तुमने ये संस्कृत जो सीखा है, महिषासुरमर्दिनी कितने बच्चों को याद है? और शिव तांडव? तो ये बताओ, ये सब सीखने से हुआ क्या? नॉलेज बढ़ी? तो फिर संस्कृत क्लास में आने का क्या लाभ है? क्यों आते हो संस्कृत क्लास में? क्यों आते हो? मम्मी पापा भेजते हैं इसलिए आते हो? तो क्यों आते हो क्लास में? अच्छा, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा कि संस्कृत सीखने से क्या लाभ है। अब देखो, संस्कृत सीखने से सिर्फ पंडित जी नहीं बनते। मैं कहूं अगर संस्कृत सीखने से साइंटिस्ट बनते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? आज मैं प्रूव करूं संस्कृत सीखने से साइंटिस्ट बन सकते हैं? तो हमारे इंडिया के जो बेस्ट मैथमेटिशियंस थे, उनके किसी के नाम पता है आपको? शकुंतला देवी तो अभी हुई है। बहुत पुराने बताइए, सबसे पुराने कौन थे? बहुत पुराने नाम बताइए मुझे। आर्यभट्ट,
478 में हुए थे मैथमेटिशियन। और उनके बाद भास्कराचार्य, है ना, ये तो बहुत नामी थे। और इनसे भी पहले ईसा से 200 साल पहले, आज मैं आपको एक मैथ का सूत्र बताने जा रहा हूं, गणित का एक सूत्र बताने जा रहा हूं, वो आप लोगों को याद भी कराऊंगा मैं। ईसा से 200 साल पहले मय नाम का एक राक्षस था, असुर था, मय नाम से, वंशुक, एक मय नाम का असुर था। उसने सूर्य भगवान की पूजा करी, और सूर्य भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान के दर्शन हुए, और उसने कहा कि मुझे विज्ञान सीखना है, आकाशीय खगोलीय विज्ञान, आकाश का विज्ञान सीखना है। तो सूर्य देव ने अपना एक अंशावतार लिया और ह्यूमन बॉडी में आकर उसको पूरा सिखाया। तो उसने एक पुस्तक लिख दी, उस पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। क्या नाम है? सूर्य सिद्धांत। है ना, जो सिद्धांत सूर्य ने दिया वो सूर्य सिद्धांत है। तो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में मध्यमाधिकार नाम से एक अध्याय है, उसमें एक सूत्र है बड़ा सिंपल सा। क्या सूत्र है? अच्छा, किसी को पता है अर्थ की सरकमफ्रेंस क्या है? परिधि, मतलब मैं अगर आपसे कहूं अर्थ की परिधि कितनी बड़ी है तो कैसे बताओगे? नहीं पता? चलो आज हम संस्कृत से निकाल के लाएंगे। तो सूर्य सिद्धांत में क्या बताया है, इधर देखो। सूर्य सिद्धांत में क्या बताया है? योजनानाम शतान्याष्टो भूकर्णो दुगुणानितु तद्दार्गतम दश गुणत पदम भूपरदि भवेत। इसमें उन्होंने क्या बताया कि योजना नाम शतान्याष्टो, यानी आपके 800 योजन की त्रिज्या माने, त्रिज्या मीन्स रेडियस, है ना, त्रिज्या माने, और भू व्यास को, धरती के व्यास को 1600 योजन माने। अब योजन क्या होता है? आज हम जो दूरी नापते हैं वो किलोमीटर और माइल्स में नापते हैं, है ना, मील में। पहले जमाने में हम योजन में दूरियां नापते थे, क्योंकि जब बहुत बड़ी दूरी, बैठ जाओ बेटा, जब बहुत बड़ी दूरी हमें नापनी होती थी तो हमें कोई बड़ा मात्रक चाहिए, है ना, कोई बड़ा मेजरमेंट का वो चाहिए। जैसे किलोमीटर है, जैसे छोटी चीज को नापने के लिए मीटर यूज करते हैं, सड़क को नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, और बहुत बड़ी सड़क हो तो माइल्स यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ योजन यूज होते थे, ऐसी बड़ी बड़ी चीज, पृथ्वी का पूरा साइज नापना है तो योजन शुरू हुआ। तो योजना नाम शतन्याष्टो भूकर्णो दु गुणानितु, यानी ये जो 1600 निकल के आया भूमि का व्यास, है ना, डायमीटर, जो व्यास निकल के आया उसका 2 बार गुणा कर दो, और उसको वर्ग निकालना भी कहते हैं, स्क्वायर। 1600 का स्क्वायर, 1600 का वर्ग निकाला, यानी 1600 का स्क्वायर निकाला, और उसमें 10 का गुणा कर दो, ठीक है, और फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल माने अंडर रूट। तो ये जो आएगा वो भूपरिधि होगी। भूपरिधि माने सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का ये डायमीटर है, ये परिधि है, परिधि जो है अर्थ की पूरी, वो निकल के आ जाएगी। तो किसी बच्चे को अगर कैलकुलेटर में करना हो तो वो इस संख्या को करो। देखो मैं आपको करके बता देता हूं। ये वर्गमूल, सबसे पहले हम करेंगे वर्गमूल, फिर कोष्टक शुरू करेंगे, ब्रैकेट बोलते हैं इसे, है ना, कोष्टक बोलते हैं इसको संस्कृत में, और फिर 1600 गुणा 1600 गुणा 10, और ये आया, कितना आया बच्चा? 5059, ठीक है। तो हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं 5060, यानी 5060 योजन। हाँ, ये 5060 योजन, बेटा देखा क्या ना, 5060 योजन, है ना, पृथ्वी की परिधि है। अब इसको, ये तो योजन में आई, लेकिन हम दूरियां किस चीज में नापते हैं? यहां पर आज के जमाने में हम क्या किस में नापते हैं? किलोमीटर में। तो एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं, तो 8 पंजे 40, तो 40,000
और मैंने कितना बताया 5060, 60 का 8 से गुणा करेंगे, 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 8 × 6 48, है ना। यानी ये आया 40,480 किलोमीटर, ये अर्थ का सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है, अब आप गूगल पे लिखना घर जाकर और गूगल से पूछना अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है, परिधि कितनी है, तो गूगल बताएगा 40,075, 75, 40,075। और हमारा कितने निकल गया है 14,480। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 400 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन अब आप एक बात समझो, आज जो अर्थ का हमने सरकमफ्रेंस निकाला है परिधि, वो किस चीज से निकाला है? आज तो हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे कैमरा हैं जो दूरी नाप देते हैं। लेकिन अब बताओ, आर्यभट्ट तो कमरे में बैठ के बता रहे थे। कमरे में बैठ के कैसे बता दिया उन्होंने? भास्कराचार्य ने भी बता दिया। अब देखो, आर्यभट्ट ने बोला पृथ्वी का जो व्यास है वो 1050 योजन है। भास्कराचार्य ने बताया ये 1581 योजन है भूमि का व्यास, और उसके अनुसार गणित होता है। और आज की साइंस के हिसाब से अगर योजन में बदलेंगे तो पता कितना है? 1527। तो भास्कराचार्य ने कमरे में बैठ के बता दिया 1581 योजन है, और आज की साइंस 1527। बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी भी नहीं है। तो अगर आपको भारतीय गणित विज्ञान ये सीखना है तो ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए आपको संस्कृत कक्षा में आना चाहिए, इसलिए आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। नहीं तो आप अपने विज्ञान को नहीं जानेंगे, आप अंग्रेजी में लिखे विज्ञान को ही जानेंगे। और फिर आप क्या करेंगे? अगर जान भी लेंगे तो क्या करेंगे? आप संस्कृत की किताब का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तब उसे पढ़ेंगे आप, और वो ट्रांसलेशन करने वाला गलती कर सकता है। आपको संस्कृत इसलिए सीखनी चाहिए ताकि आप वो सीधे पढ़ पाए संस्कृत की पुस्तक, है ना, इसलिए सीखना चाहिए। तो अब तो समझ में आया कि हमने पृथ्वी का यहां बैठे बैठे हमने देखो पूरी अर्थ नाप दी। तो ये साइंस है कि नहीं? साइंस ऐसे ही तो काम करती है। तो अब समझ में आया बच्चों कि साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।